हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न पत्र शिक्षा निदेशालय की ओर से दिया गया कक्षा 9वीं। विषय रहेगा हिंदी। अवधि है 3 घंटे और अधिकतम अंक रहेंगे 80। तो ये जो प्रश्न पत्र है ये आपके कंप्लीट सिलेबस यानी एनुअल जो टर्म आपका होगा उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं। सामान्य निर्देश को पढ़कर उनका पालन आपको करना है, यानी इसमें आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आने वाले हैं। तो प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड हैं, क ख ग घ। खंड क में कुल 2 प्रश्न जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 10 रहेगी। खंड ख में कुल 4 प्रश्न जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है और दिए गए निर्देश का पालन करते हुए 16 उप प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कुल 5 प्रश्न रहेंगे और नेक्स्ट में कुल 4 प्रश्न रहेंगे। तो खंड क दिया गया है अपठित बोध है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो हम इजीली आंसर्स इनके कर सकते हैं। तो देखिए, कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के संत कवि थे। किसके कवि थे? भक्ति काल के संत कवि थे। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगध में देहांत हुआ। उनके माता पिता का नाम क्रमशः नीमा और नीरू था। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन, अवलोकन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने गुरु के रूप में गुरु रामानंद को चुना और उनसे गुरु मंत्र के रूप में राम नाम को ग्रहण किया। कबीर के ईश्वर जो है वो कैसे थे? निर्गुण राम थे। वे बुनाई का कार्य करके जीवन यापन करते थे। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सदगृहस्थ संत थे और उनकी पत्नी का नाम क्या था? लूई था। उन्होंने अपनी रचनाओं में पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। कबीर के जो निर्गुण ईश्वर ज्ञान जो है, वैराग्य, गुरु के महत्व, सत्संग, जगत बोध और आत्मबोध के प्रति जागरूकता पर आधारित है। कबीर ने अपनी रचनाओं में धर्मों के बीच के अंतर को नकारा और सभी धर्म के अनुयायियों को एकता के साथ रहने का आह्वान किया। कबीर ने कहा कि ईश्वर एक है और सभी जीवों में विद्यमान है। कबीर ने अपनी रचनाओं में समाज में व्याप्त कुरीतियों और धर्मों के ढोंग की जो है कड़ी आलोचना की है। उनकी रचनाएं मनुष्य को अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करती हैं। कबीर की भाषा की सहजता उनके काव्य की लोकप्रियता का आधार है। उनकी भाषा को साधु कड़ी और पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। उनकी रचनाओं में दोहे, साखी शब्द और रैमनी शामिल हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके प्रिय शिष्य का नाम क्या था? धर्मदास ने उनकी रचनाओं को संकलित करके कबीर बीजक नामक प्रस्तुत जो है पुस्तक में प्रकाशित किया। तो देखिए, अब कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न दिया गया है, तो भक्ति काल के संत कबीर जो है एक निर्गुण भक्त कवि थे। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कबीर के अनुसार ईश्वर जो है वो क्या है? निराकार है और वो सभी जीवों में विद्यमान है। तो इसकी व्याख्या भी सही दी गई है। तो आपका आंसर थर्ड रहेगा। कथन ए सही है, कारण भी सही है और ये सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट देखिए, कबीर की रचनाओं में आलोचना की गई है। तो किसकी आलोचना की गई है? कथन के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो कबीर की रचनाओं में धार्मिक आडंबरों की आलोचना की गई है, परस्पर भेदभाव की नहीं की गई है, धार्मिक कर्म कांडों की गई है और धार्मिक सुधारों की गई है। तो इसका आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग नीचे मिलान करते हुए आपको इसमें सुमेलित करना है। तो कबीर का शिष्य जो है वो कौन थे? धर्मदास थे। कबीर की माता का नाम नीमा था और कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। तो इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर घ क्वेश्चन दिया गया है, कबीर द्वारा समाज में प्रचलित किन 2 बुराइयों का विरोध जो है वो किया गया था? तो आप इसमें यहाँ से आंसर लिख देंगे कि कबीर ने जो है समाज में जो व्याप्त बुराई, तो यहाँ से आप लिख देंगे कबीर ने अपनी रचनाओं में समाज में व्याप्त कुरीतियाँ और धर्मों के ढोंग जो है उनकी कड़ी आलोचना की है। उसके अलावा आप इसमें एक लाइन और भी ऐड कर सकते हो कि कबीर ने अपनी रचनाओं में जो है कौन कौन सी, जैसे पाखंड था, भेदभाव था, कर्मकांड, इन सब का उन्होंने अपनी रचनाओं में आलोचना की है। तो ये भी आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, कबीर के स्वभाव की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो कबीर का स्वभाव कैसा था? यहाँ से हमने पढ़ा था कबीर जो है वो अत्यंत उदार, निर्भय और सदगृहस्थ संत थे। तो ये उनकी विशेषताएं हो जाएंगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ही इसका आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं।
तो दिया गया है मजबूत इरादों के पंख लेकर बस निकल पड़ो, जो तुम्हें रोकने का दुस्साहस करे उससे लड़ो। हर पल नई सीमाएं तोड़ो, स्थापित नई कीर्तिमान करो, पाँव की बेड़ियों को तोड़ दो, डर के को पीछे छोड़ दो। यह भी तुम्हारे बस में है कि हवाओं का रुख मोड़ दो, लोगों के सवालों से यूं न घबराओ, जीतना चाहते हो तो चलते चले जाओ। ऐसा कब हुआ कि जीत और हार में ठनी नहीं, इस कायनात को अपनी जीत के लिए मजबूर करो। जो आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, आज किसी और का दिन था, कल तुम्हारा ज़रूर आएगा। जब सपनों का पीछा करते यहाँ तक आ ही गए तो इन्हें अधूरा छोड़कर क्या तुमसे लौटा जाएगा। माना मुश्किल है पर थोड़ा सब्र और करो, ये हौसलों की उड़ान है, दूर तक भरो। ठीक है, तो इसमें जो कवि हैं उन्होंने यही बताया है कि अपनी मानसिक रूपी जो बेड़ियां हैं, मानसिकता है, उसको आप दूर करो और आगे बढ़ते रहो, और जो भी बीच में आपकी कठिनाइयां आती हैं उनका जो है सामना करो, और अपनी जीत के लिए उन परिस्थितियों को मजबूर करो जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रोक रही हैं। उसके बाद देखिए इस कविता में पाँव की बेड़ियों का क्या अर्थ है। तो इस कविता में पाँव की बेड़ियाँ क्या है, मानसिक बंधन है। कविता का मुख्य संदेश क्या है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो कविता का मुख्य संदेश जीवन में हार न मानना, संघर्ष और हौसलों से जीतना, सवालों से घबराना तो नहीं है, और कठिन लक्ष्य बदल देना। तो पहला फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो कथन ही दिया गया है मनुष्य को हौसला रखकर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और कारण है जीवन में प्रत्येक कार्य सरल और बाधा मुक्त नहीं हो सकता। तो इसका क्या आंसर रह जाएगा, इसका आंसर जो है थर्ड होगा, कथन ए सही है, कारण ए भी सही है, और इसकी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काव्यांश के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनुष्य में किन दो विशेषताओं का होना ज़रूरी है। तो किन दो विशेषताओं का होना ज़रूरी है, मजबूत इरादों का होना ज़रूरी है, और डर को दूर रखना, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, काव्यांश के अनुसार डर और असफलता को कैसे देखना चाहिए। तो डर और असफलता को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखकर व्यक्ति आत्मविश्वास और उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये जो है आत्मविश्वास आएगा, आत्मविश्वास और उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट देखिए, खंड ख है, प्रश्न 3, इसमें आपको व्याकरण के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो निर्देशानुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो इसमें देखिए पराक्रम शब्द में उपयुक्त उपसर्ग जो है वो पहचान कर लिखना है। तो इसमें उपसर्ग क्या होगा, परा जो है इसमें उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी भी मूल शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय क्या होता है, जो किसी भी मूल शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदलता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें परा जो है वो उपसर्ग हो जाएगा। निरुपसर्ग से निर्मित एक शब्द लिखिए। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर हम एक साथ कर लेंगे। ऐतिहासिक शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द पहचान कर लिखना है। चमकीला शब्द में निहित प्रत्यय क्या है, और दार शब्द प्रत्यय से एक शब्द आपको बनाना है। तो देखिए पराक्रम शब्द से में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, परा जो है इसमें प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या होगा, निर्मल लिख दोगे, और भी कोई भी आप बना सकते हो, निर्माण भी हो सकता है। ठीक है, ऐतिहासिक शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द क्या है, इतिहास है। चमकीला शब्द में निहित प्रत्यय क्या है, ईला जो है वो इसमें निहित प्रत्यय है। दार प्रत्यय से बना शब्द क्या होगा, अधिकारदार लिख सकते हो, सूबेदार लिख सकते हो, देनदार लिख सकते हो, लेनदार लिख सकते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, निर्देशानुसार समास पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो इसमें देखिए आप देख लीजिए एक बार, फिर हम आंसर करेंगे। नवरात्रि समस्त पद का समास विग्रह लिखना है। प्रतिवर्ष में कौन सा समास है, ठीक है, तो अविभाव समास हो जाएगा। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेषण हो तो क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण देना, और पंचवटी शब्द में निहित समास का भेद लिखना है। तो देखिए नवरात्रि समास विग्रह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नवरात्रियों का समूह या 9 रातों का समूह, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। प्रतिवर्ष शब्द में निहित समास का भेद क्या हो जाएगा, ये अविभाव समास हो जाएगा। ग है, जहाँ पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेषण हो तो वह समास क्या कहलाता है, कौन सा समास कहलाता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है, जहाँ पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेषण हो। नेक्स्ट देखिए बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण क्या रहेगा, चक्रधारी यानी कृष्ण जी। उसके बाद है पंचवटी शब्द में निहित समास का भेद क्या रहेगा, तो इसमें आगे संख्या दी गई है, तो ये कौन सा समास है, ये द्विगु समास है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न 5 दिया गया है, आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताने हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई 5 प्रश्न में से कोई 4 करने हैं, तो इनमें आपको क्या करना है, वाक्य भेद बताने हैं अर्थ के आधार पर। तो आइए करते हैं। तो निर्देशानुसार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो है आधारित उत्तर,
गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। तो इसमें नहीं वर्ड आ गया ना, तो नहीं शब्द आने से ये कैसा वाक्य हो गया, निषेधवाचक वाक्य हो गया। बाल सभा ने बैलों का खूब स्वागत किया, तो ये बहुत ही सिंपल सरल है, तो ये विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। शायद लेखक का घोड़ा भटक गया था, अब इसमें शायद आ गया तो ये संदेहवाचक है। गह दिया गया है, जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो वहाँ अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य होता है, आंसर हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य होता है। इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण देना है, तो भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, ये इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 दिया गया है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित काव्य पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखने हैं। क दिया गया है, निरपंक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। ठीक है, तो ये जो है हम 1 बाय 1 सारे करेंगे, इसमें आपको अड़ तक दिया गया है। तो देखिए, निर्देशानुसार जो अलंकार दिए गए हैं, निरपंक होड़ के हरि भजे सोई संत सुजान, तो इसमें स की आवृत्ति बार बार इसमें देखने को मिल रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ख दिया गया है, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, तो इसमें भी कौन सा अलंकार है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए जैसे क की आवृत्ति बार बार है, यहाँ द की आवृत्ति बार बार है, तो ये इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग दिया गया है, 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी, तो इसमें क्या है, इसमें यमक अलंकार है, यानी इसमें बेर बेर शब्द जो है 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों बार ही इनका मीनिंग अलग है। एक बार तो बेर का मतलब है, अब टाइम्स जैसे 3 बार खाती थी, बार जैसे बोल देते हैं हम कि ये काम 3 बार किया मैंने, तो इस तरह से बेर जो है ये उसके लिए यूज़ हुआ है। 3 बेर मतलब बेर खाने वाले बेर, तो लेकिन तो एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है और दोनों बार ही मीनिंग अलग है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। ग दिया गया है, सुब्रन को खोजत फिरत फिरत कवि व्याभाचारी चोर, तो यहाँ पे सुब्रन जो है, यहाँ पे ये एक ही वाक्य के साथ 3 मीनिंग चिपके हुए हैं, और इस तरह से जब एक ही वाक्य के साथ एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग निकले तो वो क्या कहलाता है, श्लेष अलंकार कहलाता है। क्लियर, कवि के लिए सुब्रन का मीनिंग अलग है, व्याभाचारी के लिए अलग है, और चोर के लिए सोना है, तो इस तरह से तीनों के लिए सुब्रन का मीनिंग अलग अलग है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, शीतलता पाना आग से और जल से जल जाना, तो शीतलता पाना आग से और जल से जल जाना। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे दोनों का जल जो है 2 बार आवृत्ति हुई है, लेकिन दोनों बार मीनिंग क्या है, अलग अलग है। एक बार जल का मतलब पानी है और एक बार जल का मतलब जलना है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे यमक अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक यानी प्रश्न दिए गए हैं खंड ग में। निम्नलिखित जो है ये जो आपके पठित गद्यांश और पद्यांश दिए गए हैं, तो इसमें आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, इस दिखावे की संस्कृति के फैलाव के क्या परिणाम होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, तो आप इसको एक बार बेटा बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, आपने चैप्टर ये पढ़ा हुआ है, तो आपको ज़्यादा टाइम इसको जो है नहीं देने की ज़रूरत है। आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि इस वाले में क्या पैराग्राफ में क्या कुछ दिया गया है। तो क्वेश्चन देखेंगे हम, हमारी मानसिकता को कौन बदल रहा है, तो हमारी मानसिकता को विज्ञापन और प्रसार तंत्र जो है वो बदल रहे हैं। उपभोक्ता संस्कृति का क्या प्रभाव है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो उपभोक्ता संस्कृति का क्या प्रभाव है, परमार्थ की भावना का बढ़ना, सेकंड दिया गया है वर्गों के बीच अंतर का बढ़ना, ठीक है, सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास होना और भोग की आकांक्षाएं बढ़ना। तो इसमें आपका आंसर जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये तीनों हो जाएंगे। उपभोक्ता संस्कृति से परमार्थ की भावना नहीं बढ़ रही है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण को पढ़कर उचित विकल्प चुनने हैं। तो कथन दिया गया है, उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और उपभोक्ता संस्कृति व्यक्ति केंद्रिता और स्वार्थ को बढ़ावा दे रही है, तो ये भी ठीक है। और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है कि क्यों हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो केवल केंद्रिता और स्वार्थ को ही बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए हमारी सामाजिक नींव हिल रही है। लेखक के अनुसार क्या गंभीर चिंता का विषय है, तो दिखावे की संस्कृति का फैलना लेखक के अनुसार गंभीर चिंता का विषय है। गांधी जी के अनुसार स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए क्या आवश्यक है, तो दरवाजे खिड़की खुले रखें और अपनी बुनियाद पर कायम रहें, ऐसा जो है गांधी जी के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो हम ये सारे प्रश्न करेंगे।
25 से 30 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। पाठ 2 बैलों की कथा के आधार पर हीरा और मोती के स्वभाव में निहित 2 अंतरों पर प्रकाश डालिए कि दोनों के स्वभाव में क्या अंतर था। लिखेंगे आंसर, हीरा और मोती के स्वभाव में अंतर। हीरा गंभीर, समझदार और धैर्यवान था, जबकि मोती जो है वो अधिक उत्साहित था और जल्दबाज था, बहुत जल्दी उत्साहित हो जाता था। और हीरा विपरीत परिस्थिति में भी शांति बनाए रखता था, जबकि मोती जो है जल्दबाजी में कुछ फैसले गलत ले लेता था। अगला प्रश्न है, मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर उस समय की लड़कियों की दशा को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे। आंसर रहेगा, मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर लड़कियों की दशा। उस समय की लड़कियों की स्थिति बहुत कठिन थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, घरेलू कार्यों में ही सीमित रखा जाता था और समाज में उनका स्थान पुरुषों से नीचे समझा जाता था। बाल विवाह जैसी प्रथाओं के कारण उन्हें अपने बचपन का आनंद भी नहीं मिल पाता था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। आंसर रहेगा, प्रेमचंद जो है एक सादगी पसंद व्यक्ति थे। वे अपने फटे जूतों के बावजूद जीवन में किसी दिखावे को महत्व नहीं देते थे। वे अपने लेखन और विचारों में गहरी सामाजिक चेतना रखते थे और अपने व्यक्तिगत अनुभवों से समाज की वास्तविक समस्याओं को व्यक्त करते थे। अगला प्रश्न है, लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि किसी प्रदेश की यात्रा से हमें उस प्रदेश विषय के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। आंसर रहेगा, लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत से प्राप्त जानकारी किसी प्रदेश की यात्रा से वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक विविधता, स्थानीय लोगों की जीवन शैली, परंपराएं और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही उस क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य, भाषाई विविधता और ऐतिहासिक महत्व को भी समझा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 9 है, निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प जो है वो आपको चुनकर लिखने हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के गवारन। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, रसखान जी जो है क्या कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वाला जो है मुझे वो बनाना, ब्रज गोकुल के गवाला। जो पशु बनूं कहाँ बस मेरा चरो, नित्य नंद की धेनु मंझारन। की जो पशु बनाओ तो मुझे जो है नंद की जो गायें हैं उनमें से ही बनाना। और पाहन हो तो वही गिरी को जो किया हरि छत्र पुरंदर धारण की। अगर पत्थर बनूं तो मैं जो श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ पर जो गोवर्धन पत्थर उठाया था उसी का पत्थर बनूं। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कलंदी कूल कदम की डारन। ठीक है, तो ये जो है इसमें दिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियां बतानी है किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो ये रसखान द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने क्या इच्छा व्यक्त की है, सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो जो कवि हैं वो नंद की गाय के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, गोकुल के ग्वाले के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, पक्षी बनकर कदम्ब की डाल पर रहना चाहते हैं, या कृष्ण की तरह गोवर्धन पर्वत उठाना चाहते हैं। तो इसके अंदर जो 4th दिया गया है ये गलत है, बाकी सारे ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो 3rd वन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर ग दिया गया है, कथन ए और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। तो कवि की भावनाएं कृष्ण के प्रति उनकी अगाध भक्ति को दर्शाती हैं। कारण दिया गया है, कवि जीवन और प्रकृति के हर रूप में कृष्ण के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो इसमें कथन और कारण दोनों ही सही हैं और ये उसकी सही व्याख्या भी है कि भगवान कृष्ण जो है उनके प्रति उनकी अगाध भक्ति को भावनाएं दिखाती हैं, और क्योंकि वो जीवन और प्रकृति के हर रूप में कृष्ण के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, घ दिया गया है, पाहन हो तो वही गिरी जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पंक्ति में कौन सी घटना का उल्लेख किया गया है, तो इसमें गोवर्धन पर्वत को उठाने वाली घटना का उल्लेख किया गया है, हरि छत्र पुरंदर धारण, कि जिस तरह से छत्र रूप में जो पर्वत है उनको उन्होंने धारण किया था। नेक्स्ट है, प्रदत्त पंक्तियों में निहित कौन सा भाव है, तो इसमें भक्ति का भाव है और वात्सल्य यानी आप एक प्रेम का भाव भी है। तो भक्ति और वात्सल्य दोनों ही इसमें आ जाएंगे। तो इसमें आपका आंसर जो है सेकंड रहेगा, कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 10 है, निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में देने हैं। तो क दिया गया है, कबीर ने जन्म और कर्म में से किसे महत्वपूर्ण माना है और क्यों, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आंसर रहेगा, कबीर ने कर्म को जन्म से अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार व्यक्ति का जन्म चाहे किसी भी जाति या वर्ग में हुआ हो, उससे उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। वास्तविक मूल्यांकन किससे होता है, वास्तविक मूल्यांकन होता है हमारे कर्मों से, उनके दृष्टिकोण से। अच्छे कर्मों से ही व्यक्ति का सम्मान और पहचान होती है। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा और कोई भी आपको तवज्जो नहीं देगा।
नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, गोपियों द्वारा वर्णित कृष्ण की मुरली की धुन और मुस्कान के प्रभाव को आप अपने शब्दों में लिखिए। आंसर रहेगा, गोपियों द्वारा वर्णित कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान में एक जादुई आकर्षण था। मुरली की मधुर धुन ने गोपियों के हृदय को मोहित कर लिया और उनकी समस्त चिंताओं को दूर कर दिया। कृष्ण की मुस्कान में एक अद्वितीय सौम्यता थी जो गोपियों के मन को आनंद और प्रेम से भर देती थी। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, कैदी और कोकिला कविता में कवि और कोकिला के बीच मौजूद जो है दो अंतर आपको बताने हैं। आंसर रहेगा, कैदी और कोकिला कविता में कवि और कोकिला के बीच दो मुख्य अंतर यह हैं। पहला, कवि स्वतंत्रता की चाह में एक कैदी है जबकि कोकिला स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र है। दूसरा, कवि का मन निराशा से भरा हुआ है जबकि कोकिला अपने गीतों से प्रसन्नता और उल्लास जो है वो फैलाती है। अगला प्रश्न है, मेघरूपी मेहमान के आने से प्रकृति में होने वाले दो परिवर्तनों का उल्लेख जो है वो आपको करना है। आंसर रहेगा, मेघरूपी मेहमान के आने से प्रकृति में दो प्रमुख परिवर्तन होते हैं। पहला, सूखी धरती हरी भरी हो जाती है और चारों ओर हरियाली छा जाती है। दूसरा, वृक्ष पौधे और वनस्पतियां ताजगी से भर जाते हैं और वातावरण में एक सुखद ठंडक का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, पूरक पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दीजिए। कह दिया गया है, ई जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। आप बूझो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। तो इस कथन के द्वारा जो समाज का स्वार्थपूर्ण और संवेदनहीन मानसिकता पर चोट की गई है। इसमें बताया गया है कि जब दानापुर में लोग मुश्किल में थे तब संपन्न लोग उनकी मदद के लिए आगे नहीं आए। इससे ये स्पष्ट होता है कि समाज में लोग अपनी सुविधा और स्वार्थ के कारण दूसरों की परेशानियों को अनदेखा करते हैं और केवल अपने भले के लिए अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो आप इसमें और भी ऐड करके इसको एलेबोरेट कर सकते हो। अगला प्रश्न है, उमा का पात्र शिक्षा द्वारा स्त्री सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। रीढ़ की हड्डी पाठ में आई घटनाओं के आधार पर आपको ये स्पष्ट करना है। तो उमा का जो पात्र है शिक्षा द्वारा स्त्री सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। रीढ़ की हड्डी पाठ में उमा ने शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भरता और जागरूकता प्राप्त की। उसने अपने अधिकारों और सम्मान के लिए समाज में लड़ाई लड़ी और अपने परिवार की मदद भी की। इससे यह सिद्ध होता है कि शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। अगला प्रश्न है, उमा का पाठ मेरे संग की औरतों में लेखक ने अपने घर की औरतों का वर्णन किया है। इसी तरह आप भी अपने जीवन को प्रभावित करने वाले किसी महिला के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। आंसर आप जो है अपने अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। बस मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि किस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। मेरे जीवन को प्रभावित करने वाली मेरी माँ का व्यक्तित्व अद्वितीय है। वे हमेशा से आत्मनिर्भरता, सहनशीलता और परिश्रम की मिसाल रही हैं। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने परिवार को संभाला और मुझे सही मार्गदर्शन दिया। उनकी शिक्षा और संस्कारों ने मुझे जीवन में आगे बढ़ने और चुनौतियों का सामना करने का साहस दिया है। अगला प्रश्न है, रचनात्मक लेखन। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है सड़क दुर्घटनाएं, कारण और रोकथाम। तो हम केवल एक करेंगे, बाकी आप खुद से करेंगे। तो इसमें ख देखिए, जीवन में अच्छे मित्रों का क्या महत्व है, उनकी संगति किस तरह से वो कठिन समय में सहायता करते हैं, उनके साथ विश्वास और भावनात्मक सहयोग की भावना, इस तरह से आप लिख सकते हो। तीसरा आपको दिया गया है विविधता में एकता, भारत की पहचान। ठीक है, विविधता का तात्पर्य क्या होता है कि हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग संस्कृति वाले लोग रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारतीय परिवेश की विविधता का परिचय। ठीक है, एकता की महत्ता का उल्लेख कर सकते हैं। और चुनौतियाँ क्या हैं, इतने बड़े देश के अंदर इस तरह अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं तो किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं, क्या हम उनके समाधान कर सकते हैं, ये सारे बुलेट पॉइंट जो है आप कवर करते हुए अनुच्छेद लिखोगे। तो सड़क दुर्घटना के बारे में अनुच्छेद देखेंगे। सड़क दुर्घटनाएं हमारे देश में क्या है, एक गंभीर समस्या है। इनके पीछे मुख्य कारणों में तेज गति, लापरवाही से वाहन चलाना, यातायात नियमों की अनदेखी, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ये सभी कुछ शामिल है। खराब सड़कें और अपर्याप्त सड़क प्रकाश भी दुर्घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु उचित उपाय करना आवश्यक है। बचाव के लिए क्या करना होता है, वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे सीमित गति से गाड़ी चलाना, ड्राइविंग के समय मोबाइल का उपयोग न करना, पैदल यात्रियों को भी सावधानीपूर्वक सड़क पार करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह सड़कों की मरम्मत और सुधार पर ध्यान दे।
तथा सख्त यातायात कानून लागू करे। जनता की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक रहना और अन्य लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। इन प्रयासों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। तो ये अनुच्छेद हो गया। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 13 देखिए, आप योगिता या युवराज हैं। आपकी बड़ी बहन ने 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर उनको बधाई देते हुए आपको पत्र लिखना है और भविष्य में अपने लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु 100 शब्दों में पत्र लिखना है। तो हम जो है इसको करेंगे। उसके बाद देखिए, और अथवा में दिया गया है कि आप मीनल या मिहिर हैं। आप विज्ञापन क्लब के अध्यक्ष हैं। अपने क्लब कलांश में निर्मित विज्ञान के विभिन्न मॉडल की प्रदर्शनी के लिए विद्यालय में विज्ञान दिवस के आयोजन हेतु प्रधानाचार्य को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। प्रिय दीदी, आपको 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। आपकी सफलता से हम सबको इस सफलता से हम सबको बहुत गर्व है। आपकी मेहनत और लगन ने मुझे यह सिखाया है कि कठिन परिश्रम और धैर्य से हर लक्ष्य को पाया जा सकता है। आपकी इस उपलब्धि ने मुझे भी प्रेरित किया है कि मैं अपने अध्ययन में पूरी मेहनत और ईमानदारी से लगूं। मैं आपसे अपने भविष्य के मार्गदर्शन की उम्मीद रखती हूँ ताकि मैं भी आपके जैसा सफल बन सकूँ। आपके अनुभव और सलाह मेरे लिए अमूल्य हैं। मुझे यकीन है कि आपके सुझावों से मेरी पढ़ाई और प्रदर्शन में सुधार होगा। आपका या आपकी योगिता या युवराज। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका जो है आंसर कर लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, आप महक या मोहित हैं। पिछले सप्ताह आपको एक ऑनलाइन वेबसाइट से एक दीवार घड़ी खरीदी थी जो क्या हो गई है, अब ख़राब हो गई है और इस घड़ी की शिकायत और बदलाव की मांग करते हुए उपभोक्ता सेवा केंद्र को लगभग 100 शब्दों में आपको एक मेल लिखना है। तो मेल में और लघु कथा में आपको जो है क्या दिया गया है, यहाँ पे चॉइस दी गई है। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 100 शब्दों में एक लघु कथा लिखनी है। रात को चोरों का घर में आना, आपके द्वारा घर के सदस्यों की जान बचाना, बुद्धि और बहादुरी का प्रदर्शन, अखबार में नाम आना, पुरस्कार मिलना। तो इस तरह आपको क्या बनानी है, ये एक स्टोरी बनानी है। तो इसमें हम ये वाला करेंगे, मेल जो है मेल वाला आंसर करेंगे। ये आप स्टोरी खुद से लिखोगे। तो कोई भी मेल लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर क्या होती है, डेट लिखी जाती है। फिर फ्रॉम यानी आपका मेल एड्रेस, जहाँ से भी मेल आप जिस भी मेल से मेल करोगे, और टू यानी किसको मेल करनी है। जैसे आप लिखते हो ना कोई भी, जैसे @gmail, कोई भी मेल बनाते हो @gmail.com लिख के, तो किसको करनी है और जो है और आपकी जो मेल आईडी होगी वो एड्रेस, ये इस तरह से आप लिख दोगे। उसके बाद सब्जेक्ट दिया गया है, इस घड़ी की शिकायत और बदलाव की मांग हेतु। ठीक है, तो इसमें देखिए, प्रिय उपभोक्ता सेवा केंद्र, मैं महक और मोहित पिछले सप्ताह आपकी वेबसाइट से दीवार घड़ी ऑर्डर संख्या जो भी होगी वो लिख सकते हो, खरीदी थी। मुझे खेद के साथ सूचित करना है कि घड़ी अब ठीक से कार्य नहीं कर रही है, यह समय नहीं दिखा रही और बार बार रुक रही है। कृपया इस मुद्दे को हल करने में मेरी सहायता करें। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप इस घड़ी को जल्द से जल्द बदलें या इसकी मरम्मत करें। कृपया मुझे इस संबंध में जानकारी दें कि मुझे क्या करना चाहिए। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। सादर महक या मोहित। ठीक है, आपका फ़ोन नंबर, आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख देंगे और आपका जो मेल एड्रेस है, मेल एड्रेस होता है ना, तो आपका मेल एड्रेस जो है मेल यहाँ पर लिख देंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 15 है, अपने आसपास की सड़कों की स्थिति सुधारने के विषय पर 2 विद्यार्थियों के मध्य 80 शब्दों में संवाद लिखना है। क्योंकि 2 विद्यार्थी जो है आपस में बात कर रहे हैं कि सड़कों की स्थिति वो सुधरनी चाहिए। दूसरा है, आप मानस या मानसी हैं और आप विद्यालय में हिंदी समिति के अध्यक्ष हैं। आगामी विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी पर विद्यालय स्तर पर आयोजन की जा रही है भाषण प्रतियोगिता, और इस विषय में सभी के लिए सूचना के लिए आपको 80 शब्दों में सूचना तैयार करनी है। तो आप जो है इसमें सूचना खुद से देखेंगे। हम आपको ये वाला क्वेश्चन करेंगे, 80 शब्दों में संवाद। तो 2 विद्यार्थी दिखाए गए हैं। तो पहला विद्यार्थी कहता है, तुमने देखा हमारी सड़कों की स्थिति कितनी ख़राब हो गई है, गड्ढों के कारण लोग गिर रहे हैं। दूसरा विद्यार्थी कहता है, हाँ, और स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है, हमें इसे सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए। पहला विद्यार्थी कहता है, सही कहा, हमें स्कूल में एक चिट्ठी लिखकर प्रिंसिपल से निवेदन करना चाहिए कि वह नगर निगम को इसके बारे में बताए। विद्यार्थी कहता है दूसरा कि जो है अच्छा आइडिया है, हम सभी विद्यार्थियों को मिलकर इस पर चर्चा करनी चाहिए, या हम सभी विद्यार्थियों से मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। तो आप कैसे भी इसमें लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको और बड़ा कर सकते हो, और ज़्यादा वार्तालाप दिखा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिखोगे।
तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको इस चैनल पर सभी प्रैक्टिस पेपर और सैम्पल पेपर, सारे मिड टर्म पेपर, एनुअल पेपर, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।